हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 4 जिसका टाइटल है और टू अ टर्म उससे रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 4 जिसका टाइटल है और टू अ टर्म उससे रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कह रहा है कि ऑड टू अ टर्म हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि यह जो चैप्टर है ऑड टू अ टर्म वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि ऑड टू अ टर्म हैज़ बीन रिटन बाय जॉन केट्स। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि जॉन केट्स होगा। ऑड टू अ टर्म जो है वह जॉन केट्स के द्वारा लिखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कह रहा है कि और टू अ टर्म इज अ डैश पोयम, यानी कि और टू अ टर्म जो कि एक पोयम है वो कैसा पोयम है। तो हम आपको बता दें कि और टू अ टर्म इज अ नेचुरल पोयम। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि नेचुरल होगा। और टू अ टर्म इज अ नेचुरल पोयम, यानी कि और टू अ टर्म एक प्राकृतिक कविता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि नेचुरल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहा है कि जॉन केट्स वाज बॉर्न ऑन डैश, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर है जॉन केट्स उनका जन्म कब हुआ। तो हम आपको बता दें कि जॉन केट्स वाज बॉर्न ऑन 1795, यानी कि जॉन केट्स जो इस चैप्टर के ऑथर हैं उनका जन्म 1795 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि 1795 होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि 1795 होगा। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जॉन केट्स वाज बॉर्न ऑन 1795। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कह रहा है कि जॉन किट्स डाइड ऑन डैश इन रोम, यानी कि जॉन किट्स जो इस चैप्टर के ऑथर हैं उनका निधन रोम में कब हुआ। तो हम आपको बता दें कि जॉन किट्स डाइड ऑन 1821 इन रोम, यानी कि जॉन किट्स जो इस चैप्टर के ऑथर हैं उनका निधन सन 1821 ईस्वी में रोम में हुआ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि 1821 होगा। जॉन किट्स डाइड ऑन 1821 इन रोम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कह रहा है कि जॉन किट्स डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ, यानी कि जॉन किट्स जो इस चैप्टर के ऑथर हैं उनका निधन ट्यूबरकुलोसिस से कितने वर्ष की आयु में हो जाता है। तो हम आपको बता दें कि जॉन किट्स डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि 26 होगा। जॉन किट्स डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26, यानी कि जॉन किट्स की मृत्यु 26 वर्ष की आयु में ट्यूबरकुलोसिस हो जाने के कारण हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस बोले तो टीबी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कह रहा है कि जॉन किट्स वाज बॉर्न एट डैश इन लंदन, यानी कि जॉन किट्स जो इस चैप्टर के ऑथर हैं उनका जन्म लंदन में कहाँ हुआ। तो हम आपको बता दें कि जॉन किट्स वाज बॉर्न एट मूनफील्ड्स इन लंदन, यानी कि जॉन किट्स जो इस चैप्टर के ऑथर हैं उनका जन्म लंदन के मूनफील्ड्स नामक टाउन में हुआ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि मूनफील्ड्स होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जॉन किट्स वाज बॉर्न एट मूनफील्ड्स इन लंदन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कह रहा है कि जॉन किट्स वाज अ डैश पोएट, यानी कि जॉन किट्स कैसे कवि थे। तो हम आपको बता दें कि जॉन किट्स चूंकि उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था, लंदन में हुआ था, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वह एक ब्रिटिश पोएट थे। चूंकि उन्होंने बहुत सारे रोमांटिक पोएम लिखे इसलिए हम उन्हें रोमांटिक पोएम भी कह सकते हैं। और उन्होंने जितने भी पोएट लिखे, जितने भी पोएम लिखी, कविताएं लिखी, वे सारे इंग्लिश में थी। तो इस प्रकार से हम उन्हें इंग्लिश पोएट भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि
क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दिस होगा। ऑल ऑफ दिस से हमारा मतलब ऑप्शन ए, बी और सी तीनों से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जॉन केट्स वाज अ ब्रिटिश पोएट, अ रोमांटिक पोएट एंड ऑल्सो अ इंग्लिश पोएट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कह रहा है कि जॉन केट्स स्टडीड एट डैश स्कूल एट एनफील्ड। यानी कि जॉन केट्स जो इस चैप्टर के ऑथर हैं उन्होंने अपने शिक्षा की प्राप्ति एनफील्ड के किस स्कूल से की। तो हम आपको बता दें कि जॉन किट्स स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल एट एनफील्ड। यानी कि जॉन किट्स जो इस चैप्टर के ऑथर हैं उन्होंने अपने शिक्षा की प्राप्ति एनफील्ड के एक क्लार्क्स स्कूल से की। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि क्लार्क्स होगा। जॉन किट्स स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल एट एनफील्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कह रहा है कि जॉन किट्स डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड डैश। यानी कि जॉन किट्स जो इस चैप्टर के ऑथर हैं उनकी गहरी रुचि थी किसमें, क्रिकेट में और उसके साथ साथ किसमें। तो हम आपको बता दें कि जॉन किट्स डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि बॉक्सिंग होगा। जॉन किट्स जिस चैप्टर के ऑथर हैं उनकी गहरी रुचि थी क्रिकेट और बॉक्सिंग में। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि बॉक्सिंग होगा। जॉन किट्स डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कह रहा है कि जॉन किट्स एम्बिशन टू बिकम अ डैश। यानी कि जॉन किट्स जो इस चैप्टर के ऑथर हैं उनकी महत्वाकांक्षा क्या बनने की रहती है। तो हम आपको बता दें कि जॉन किट्स एम्बिशन टू बिकम अ पोएट। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि पोएट होगा। जॉन किट्स एम्बिशन टू बिकम अ पोएट यानी कि जॉन किट्स की महत्वाकांक्षा रहती है कि वह आगे चलकर पोएट बने, कवि बने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कह रहा है कि जॉन किट्स फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन। यानी कि जॉन किट्स जो इस चैप्टर के ऑथर हैं उनकी पहली कविता जिसका टाइटल था लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वह कब प्रकाशित की गई। तो हम आपको बता दें कि जॉन किट्स फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन 1814। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि 1814 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कह रहा है कि जॉन किट्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री एंटिटल्ड पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन। यानी कि जॉन किट्स के पोएट्री का जो पहला खंड था जिसका टाइटल था पोएम्स वह कब प्रकाशित की गई। तो हम आपको बता दें कि जॉन किट्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री एंटिटल्ड पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1817। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि 1817 होगा। जॉन किट्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री एंटिटल्ड पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1817। यानी कि जॉन किट्स के पोएट्री की पहला खंड जिसका टाइटल था पोएम्स वह 1817 ईस्वी में पब्लिश किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें कह रहा है कि जॉन किट्स पोएम एंटीमायन विच हैज पब्लिश्ड इन 1818 वाज वेल अप्रिसिएटेड बाय डैश। यानी कि जॉन किट्स की जो एक पोएम है जिसका टाइटल है एंटीमायन जो कि 1818 ईस्वी में प्रकाशित हुई तो उसकी सराहना किसने की, यानी कि उसका सराहना किसके द्वारा किया गया। तो हम आपको बता दें कि जॉन किट्स पोएम एंटीमायन विच हैज पब्लिश्ड इन 1818 वाज वेल अप्रिसिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि वर्ड्सवर्थ होगा। जॉन किट्स की एक पोएम है जिसका टाइटल है एंटीमायन जो कि 1818 ईस्वी में पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई, उसकी सराहना वर्ड्सवर्थ के द्वारा की गई है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि वर्ड्सवर्थ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ ओट्स ऑन इंडोलेंस। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 में एक टाइटल दिया गया है जो कि एक
ओड्स जेनर का है, जिसमें कह रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ ओड्स ऑन इंडोलेंस, यानी कि इस ओड्स ऑन इंडोलेंस के ऑथर कौन है। तो हम आपको बता दें कि जॉन डॉन इज द ऑथर ऑफ ओड्स ऑन इंडोलेंस। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि जॉन किट्स होगा। जॉन किट्स इज द ऑथर ऑफ ओड्स ऑन इंडोलेंस, यानी कि जॉन किट्स जो हैं वह ओड्स गीत ऑन इंडोलेंस के ऑथर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ ओड्स ऑन अ ग्रेसियन अर्थ, यानी कि ऑन अ ग्रेसियन अर्थ नाम के ओड्स के ऑथर कौन है। तो हम आपको बता दें कि जॉन किट्स इज द ऑथर ऑफ ओड्स ऑन अ ग्रेसियन अर्थ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का भी जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि जॉन किट्स होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ ओड्स टू साइक, यानी कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 में जो टाइटल दिया गया है जो कि एक ओड्स जेनर का है, तो वह उसके ऑथर कौन है। तो हम आपको बता दें कि जॉन किट्स इज द ऑथर ऑफ ओड्स टू साइक। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि जॉन किट्स होगा। जॉन किट्स इज द ऑथर ऑफ ओड्स टू साइक, यानी कि जॉन किट्स जो हैं वह इस ओड्स टू साइक के ऑथर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ ओड्स टू अ नाइटिंगेल, यानी कि टू अ नाइटिंगेल नामक ओड्स के ऑथर कौन है। तो हम आपको बता दें कि जॉन किट्स इज द ऑथर ऑफ ओड्स टू अ नाइटिंगेल, यानी कि टू अ नाइटिंगेल नामक ओड्स के ऑथर जॉन किट्स हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 का भी जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि जॉन किट्स होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ ओड्स ऑन मेलंकॉली, यानी कि ओड्स ऑन मेलंकॉली के ऑथर कौन है। तो हम आपको बता दें कि जॉन किट्स इज द ऑथर ऑफ ओड्स ऑन मेलंकॉली। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि जॉन किट्स होगा। जॉन किट्स इज द ऑथर ऑफ ओड्स ऑन मेलंकॉली, यानी कि ऑन मेलंकॉली नामक ओड्स के भी ऑथर ही जॉन किट्स हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि जॉन किट्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ मेलंकॉली। तो इस यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 में जो क्वेश्चन है वह रिपीटेड है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का ही क्वेश्चन इसमें दोहरा दिया गया है। तो इसके भी जो ऑथर होंगे वो जॉन किट्स ही होंगे। तो इस प्रकार से हम ये एक बार फिर आपको बता दें कि जॉन किट्स इज द ऑथर ऑफ ओड्स ऑन मेलंकॉली। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए जॉन किट्स होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें कह रहा है कि लैमिया एंड हाइपेरियन हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि एक टाइटल है लैमिया और दूसरा टाइटल है हाइपेरियन। तो यह टाइटल जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि लैमिया एंड हाइपेरियन हैज़ बीन रिटन बाय जॉन किट्स। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि जॉन किट्स होगा। लामिया एंड हाइपेरियन हैज़ बीन रिटन बाय जॉन किट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें कह रहा है कि ऑड टू अटम इज रिटन इन, यानी कि ऑड टू अटम जिस चैप्टर का भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं वह कब लिखा गया। तो हम आपको बता दें कि ऑड टू अटम इज रिटन इन सितंबर 1819, यानी कि यह जो चैप्टर है ऑड टू अटम वह सितंबर 1819 ईस्वी में लिखा गया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि सितंबर 1819 होगा। ऑड टू अटम इज रिटन इन सितंबर 1819 एंड रिटन बाय जॉन किट्स। हम सभी जानते हैं कि ऑड टू अटम के ऑथर जॉन किट्स हैं, जिन्होंने 1819 ईस्वी के सितंबर में इसकी रचना की या इसे लिखा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि सितंबर 1819 होगा।
तो ऑड टू ऑटम इज रिटन इन सितंबर 1819। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें कह रहा है कि ऑड टू ऑटम इज, यानी कि यह जो चैप्टर है ऑड टू ऑटम वह क्या है। तो हम शुरुआती दौर से बताते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि ऑड टू ऑटम इज एन ओड। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि एन ओड होगा। यह जो ऑड टू ऑटम चैप्टर है वह एक ओड है, यानी कि एक गीत है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि एन ओड होगा। ऑड टू ऑटम इज एन ओड, यानी कि ऑड टू ऑटम एक गीत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें कह रहा है कि इन ऑड टू ऑटम किड्स डील्स विथ डैश इन डिटेल्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि यह जो चैप्टर है ऑड टू ऑटम, उसमें इस चैप्टर के ऑथर यानी जॉन किट्स किसके बारे में डील करते हैं डिटेल से। तो हम आपको बता दें कि इन ऑड टू ऑटम किट्स डील्स विथ ऑटम इन डिटेल्स। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि ऑटम होगा। इन ऑड टू ऑटम किड्स डील्स विथ ऑटम इन डिटेल्स, यानी कि इस चैप्टर और टू ऑटम में इस चैप्टर के ऑथर जॉन किट्स ऑटम के बारे में डील करते हैं, ऑटम से डील करते हैं डिटेल में। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी ऑटम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें कह रहा है कि डैश वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी कि कौन जो थे वह प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी थे। तो हम आपको बता दें कि इस चैप्टर के ऑथर यानी जॉन किट्स जो थे वह प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जॉन किट्स वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। तो इस प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि जॉन किट्स होगा। जॉन किट्स वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें कह रहा है कि ऑड टू ऑटम कंसिस्ट्स ऑफ, यानी कि ऑड टू ऑटम में शामिल होते हैं। ऑप्शन ए में 3 स्टैंजाज, बी में 4 स्टैंजाज, सी में 5 स्टैंजाज एंड डी में 6 स्टैंजाज। तो हम आपको बता दें कि इस चैप्टर यानी ऑड टू ऑटम में 3 स्टैंजाज शामिल है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि 3 स्टैंजाज होगा। ऑड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टैंजाज। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि 3 स्टैंजाज होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें कह रहा है कि ईच स्टैंजा ऑफ ऑड टू ऑटम टू कंसिस्ट, यानी कि हमने जाना कि ऑड टू ऑटम में 3 स्टैंजा शामिल है। अब इस यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 में जान रहे हैं कि प्रत्येक स्टैंजा में कितने लाइन शामिल हैं। तो हम आपको बता दें कि ईच स्टैंजा ऑफ ऑड टू ऑटम कंसिस्ट 11 लाइन्स। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि 11 लाइन्स होगा। ईच स्टैंजा ऑफ ऑड टू ऑटम कंसिस्ट 11 लाइन्स, यानी कि प्रत्येक स्टैंजा में ऑड टू ऑटम के 11 लाइन है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि 11 लाइन्स होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें कह रहा है कि द थीम ऑफ ऑटम इज, यानी कि ऑटम का थीम क्या है। तो हम आपको बता दें कि ऑटम का थीम जो है वह फुलफिलमेंट एंड मैच्योरिटी है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि फुलफिलमेंट या मैच्योरिटी होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी फुलफिलमेंट मैच्योरिटी होगा। द थीम ऑफ ऑटम इज फुलफिलमेंट या मैच्योरिटी, यानी कि ऑटम जो एक ऋतु है उसका थीम है फुलफिलमेंट एंड मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें कह रहा है
कि ऑड टू ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो डैश, यानी कि ऑटम एक ऋतु है जिसमें कौन मिठास से भर जाता है, क्या मिठास से भर जाता है। तो हम आपको बता दें कि ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि फ्रूटफुलनेस होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी फ्रूटफुलनेस। ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी कि ऑटम एक ऐसा सीजन है जिसमें फल जो होता है वो मधुर हो जाता है, यानी मीठा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, फुलफिलमेंट हो जाता है, उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें कह रहा है कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस हैज बीन रिटन बाय, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 में जो लाइन है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि यह जो लाइन है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस वह ऑड टू ऑटम का एक लाइन है और इसके ऑथर जॉन किट्स हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यह जो लाइन है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस वह भी जॉन किट्स के द्वारा ही लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि जॉन किट्स होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें कह रहा है कि द वाचेस्ट द लास्ट उजिंग्स आवर बाय आवर्स इज अ लाइन टेकन फ्रॉम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 में एक लाइन दिया गया है दाउ वाचेस्ट द लास्ट ऑजिंग्स आवर्स बाय आवर्स। तो यह लाइन कहाँ से लिया गया है। तो हम आपको बता दें कि अभी हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 4 यानी कि ऑड टू ऑटम से रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में जितने भी लाइन होंगे वह ऑड टू ऑटम से लिए होंगे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि ऑड टू ऑटम में होगा। Thou watchest the last oozings hour by hours is a line taken from odd to autumn। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें कह रहा है कि ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द डैश सीजन, यानी कि ऑटम जो पतझड़ का समय है वह शुरू होता है किस सीजन के जाने के बाद। तो हम आपको बता दें कि ऑटम स्टार्ट्स विथ द डिपार्चर ऑफ द समर सीजन। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि समर होगा। ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द समर सीजन, यानी कि पतझड़ का जो सीजन आता है वह समर सीजन के जाने के बाद आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें कह रहा है कि इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री, कब जो है पेड़ पर नए पत्ते और नए फल आते हैं। तो हम आपको बता दें कि इन ऑटम न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि ऑटम होगा। इन ऑटम न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री, यानी कि ऑटम के समय जो पेड़ पे हैं कि नए पत्ते और नए फल आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें कह रहा है कि एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर्स इन द स्काइज इज अ लाइन टेकन फ्रॉम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 में एक लाइन दिया गया है। लाइन पे कह रहा है एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज, यह लाइन कहाँ से लिया गया है। तो हम आपको बता दें कि एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज इज अ लाइन टेकन फ्रॉम ऑड टू ऑटम। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि ऑड टू ऑटम होगा। And gathering swallows twitter in the skies is a line taken from autumn to autumn, यानी कि and gathering swallows twitter in the skies यह एक लाइन है जो कि autumn to autumn से लिया गया है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें कह रहा है कि ऑटम इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ द मैचुरिंग डैश, यानी कि ऑटम यानी कि पतझड़ का जो सीजन है वो सबसे जिगरी दोस्त है परिपक्व किससे, तो किसका, तो हम आपको बता दें कि ऑटम इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ द मैचुरिंग सन। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि सन होगा। ऑटम इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ द मैचुरिंग सन, यानी कि ऑटम का जो सीजन है यानी पतझड़ का जो सीजन है वह परिपक्व सूर्य का सबसे जिगरी दोस्त है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि सन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें कह रहा है कि डैश ट्विटर इन द स्काई, यानी कि इस चैप्टर में किस चिड़िया का नाम लिया गया है, किस बर्ड्स का नाम लिया गया है जिसके बारे में कहा गया है कि वह इस सीजन में यानी ऑटम सीजन में स्काई में यानी आसमान में चहचहाती है। तो हम आपको बता दें कि स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि स्वेलोज होगा। स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, यानी कि ऑटम सीजन में यानी पतझड़ के सीजन में, पतझड़ के समय में स्वेलोज जो एक चिड़िया का नाम है वह आसमान में, वह आकाश में, वह आसमान में चहचहाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 इसमें कह रहा है कि डैश फिल ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस, यानी कौन जो है वह फलों, पके फलों से लद जाती है, भर जाती है। तो हम आपको बता दें कि वाइन्स फिल ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस, यानी कि लताएं जो हैं इस सीजन में यानी ऑटम सीजन में यानी पतझड़ के समय में पूरे फल से लद जाती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि वाइन्स होगा। वाइन्स फिल ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस, यानी कि ऑटम सीजन में, पतझड़ के सीजन में लताएं जो हैं अपने पके फलों से लद जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें कह रहा है कि डैश सिट्स केयरलेसली ऑन अ जेनरी फ्लोर, यानी कि अनाज भंडार के ऊपर कौन केयरलेसली बैठता है। तो हम आपको बता दें कि बीज सिट्स केयरलेसली ऑन अ ग्रैनरी फ्लोर। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि बीज होगा। बीज यानी मधुमक्खियां सिट्स केयरलेसली ऑन अ ग्रैनरी फ्लोर, यानी कि मधुमक्खियां जो है वह अनाज भंडार के ऊपर जो है कि अनागार के ऊपर केयरलेसली बैठती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि बीज होगा। बीज सिट्स केयरलेसली ऑन अ ग्रैनरी फ्लोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें कह रहा है कि द विनोइंग वाइंड सॉफ्टली लिफ्ट्स द हेयर ऑफ डैश, यानी कि ओसेदार जो हवा है वह धीरे धीरे किसकी बाल को उठा रहा है। तो हम आपको बता दें कि इस चैप्टर के ऑथर हैं जॉन किट्स। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि जॉन किट्स होगा। द विनोइंग वाइंड सॉफ्टली लिफ्ट्स द हेयर ऑफ जॉन किट्स, यानी कि ओसेदार हवाएं जो चल रही हैं वह जॉन किट्स के बालों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ा रही हैं। तो इस प्रकार से उठा रही है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि जॉन किट्स होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो इस वीडियो और इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि व्हाट हैपेंस इन ऑटम, यानी कि पतझड़ के सीजन में, ऑटम के सीजन में क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि ऑप्शन ए में दिया गया है ऑल फ्रूट्स गेट राइपनेस, यानी कि सारे फल जो होते हैं वह पक जाते हैं,
परिपक्व हो जाते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है फ्लावर्स ब्लूम इन ऑटम, यानी कि फूल खिल जाते हैं ऑटम सीजन में। ऑप्शन सी में दिया गया है ऑल बर्ड्स स्टार्ट टू सिंग, यानी सारी चिड़ियाँ जो हैं वो गीत गाना शुरू कर देती हैं। और ऑप्शन डी में दिया गया है ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऊपर ऑप्शन ए बी और सी में दिए गए जितने भी आंसर हैं सभी सही हैं। तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दिस होगा। ऑल ऑफ दिस से हमारा मतलब ऑप्शन ए बी और सी तीनों से है, यानी कि इन ऑटम सीजन ऑल फ्रूट गेट राइपनेस, flowers bloom in autumn and also all birds start to sing, यानी पतझड़ के सीजन में सारे फल पक जाते हैं, सारे फूल खिल जाते हैं और चिड़िया जो हैं वो गीत गाना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 जो इस वीडियो और इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दिस होगा, जहां हमारा मतलब ऑप्शन ए बी और सी तीनों से है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 39 की समाप्ति के साथ साथ हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 4 जिसका टाइटल था और टू ऑटम उससे रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 5 जिसका टाइटल है एन एपिताफ उससे रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करेंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए किसी भी प्रकार से यूज़फुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।